एक सनसनी फैला दी थी आपने और कहा था कि 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की आपको पेशकश की गई है। शायद ये मेरे मुझसे उसी से नाराज हुए हैं जिसमें एक में अंबानी था और एक और मामला था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, पर मैं ये करूंगा नहीं। और अंबानी का कहा, साहब अंबानी का मगर अंबानी अल्लाह नहीं आए थे। मुझे मजबूरन मैं इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उन्हें कहा साहब इनसे बात कर लीजिए, तो बोला चले जाएंगे सत्पाल, नॉन सीरियसली लिया। मैंने कहा जाएंगे नहीं, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप ऐसे आपने प्रधानमंत्री को बोला हाँ, था? मैंने यही कहा, मैं कहा आप इनको जानते नहीं है सिखों को। हाँ, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि कोई सिक्योरिटी नहीं, डर नहीं लगता आपको? मरना होगा तो कितनी सिक्योरिटी हो, लेकिन इनका इरादा यही है कि इसको कोई मार दे। मलिक जी, आपका इनडायरेक्ट इशारा यह है कि पुलवामा होने दिया गया। मेरा इनडायरेक्ट इशारा ये है कि हमने अपनी फोर्सेस को इग्नोर किया, उनको मरने दिया। सीबीआई जांच होती है, आप पे पूछताछ हो जाती है, क्या राम माधव से पूछताछ हुई? आपकी जानकारी में आया? आज तक नहीं हुई, ना राम माधव से हुई, ना उनसे हुई जिन पे मैंने चार्ज लगाया था। मेरी उल्टा हो गई, मेरे गांव तक गई सीधी। आप जब गवर्नर थे 370 हटाई जानी है, ये बात आपको कितने दिन पहले पता चली थी? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM। क्या देश है! कभी कभी बड़ा दुख होता है कि इस देश में जो लोग क्रांतिवीर हैं, जिन्होंने क्रांति की नई नई कथाएं लिखी, उनका जाना और इस तरह जाना कितना दुख देता है कि एक नायक है, उस नायक को भी गोदी मीडिया कहीं दिखा नहीं रहा है। बात कर रहा हूं मैं सत्यपाल मलिक की। एक ऐसा गवर्नर जिसकी कलम से 370 हटी और उसका निधन भी ऐसा हुआ कि 5 अगस्त को जब 370 की जयंती मनाती है सरकार, उसी दिन सत्यपाल मलिक अपने शरीर को छोड़कर चले गए। शायद 370 के पीछे की कहानी उनको बाद में पता चली। मैंने उनके कई मौकों पे अलग-अलग इंटरव्यू किए हैं और मैंने उस आदमी का दिल का दर्द महसूस किया है कि अगर वो थोड़ा-सा उसूलों से डगमगा जाता, एक वो बहुत अच्छी लाइनें हैं ना, अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, ना जाने कब का वज़ीर हो जाता। तो अगर थोड़े से उसूलों से डगमगा जाते वो, तो 300 करोड़ की जो रिश्वत मिल रही है, वो रिश्वत ले लेते। जो आरोप है कि राम माधवन के बड़े प्रचारक ऑफ़र देने आए थे, अनिल अंबानी की कोई डील थी इंश्योरेंस की, अगर वो ऑफ़र ले लेते तो 300 करोड़ के मालिक होते और शायद देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ की जगह वही होते हैं। लेकिन उन्होंने सत्यता सामने लाई और उस समय जब बीमार थे वो, तब उनके खिलाफ चार्जशीट उनको परेशान करना शुरू किया। अंततः यह आदमी जिस दुनिया से चला गया, कहीं गोदी मीडिया के चैनलों पे प्रमुखता से खबर नहीं दिखाई दी। बहुत सारे राज थे पुलवामा की घटना को लेकर कि किस तरह उनसे मना किया गया था, मुँह बंद करो, और मैं आज आपको उनके इंटरव्यू के कुछ प्रमुख अंश दिखाने जा रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा इंटरव्यू अलग-अलग टुकड़ों में है, मैं सारा एक साथ करके आपको दिखा रहा हूँ। सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएँगे कि किस तरह सरकार, किस तरह राजनीति, कैसे-कैसे घिनौने षड्यंत्र करती है। सुनिए सतपाल मलिक जी। एक एक ऐसा नेता जो ज़मीन से उठ के आया है, जो संघ का प्रचारक रहा, काम किया, वो एक प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना एरोगेंट क्यों हो जाता है? कारण क्या है? उधर ये लोकतंत्र की कोई कमी है, व्यक्ति की अपनी अंदरूनी कोई कमी है, कारण क्या है सतपाल जी? नहीं देखिए, सब तो ऐसे नहीं होते। समझे आए हुए बहुत से लोग बहुत मेहनत भी रहे, बड़े पदों पे रह के भी, लेकिन अडवाणी जी में एरोगेंस नहीं की। इनमें जो है वो ये इसलिए है, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ देखा नहीं था और ये बहुत लेट लीडर बने। अब हम तो जेपी के मूवमेंट में थे, ये कहीं भी नहीं थे उस वक्त। हम लोग इमरजेंसी में भी ये कहीं नहीं थे। ये तो एक लेट, इनका वो ना गोदरा हो, इनकी टोटल एमएसपी गोदरा और गुजरात के दंगे, इसके अलावा इन्होंने कोई करामात नहीं की। तो अब जब बिना किए मिल जाता और फिर चापलूसों की एक फौज मिल जाती है, तो आदमी में एरोगेंस आई जाती है। ये जो हाल चल रहा है इस समय डेमोक्रेसी का, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी जाती है, बाकी अगर आप तो हाल देख ही रहे हैं, सारे चैनल्स खरीद लिए जाते हैं, मीडिया का गला बंद कर दिया जाता है, तरह तरह की उनको परेशान किया जाता है। ये कभी आपने इमरजेंसी के दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं हुआ। इसके अलावा इससे इनको फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। इनको कोई सलाह नहीं देता। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लोग देख लेते तो कुछ नहीं था।
नहीं देखी तो लोगों में दूसरी तरह से उसका रिएक्शन हो रहा है। अब आप देखिए कि सिद्धू मूसेवाला ने मरने से पहले एक गाना गाया था, इसमें एक उसने मेरे एक इंटरव्यू को कोट कर दिया था, इसको भी यूट्यूब से हटवा दिया। अच्छा। ये लेवल है। ये प्रतिबंध आपने तो लोकतंत्र को बहुत समझा है, ये प्रतिबंध अपना कितना लंबे चलते रहते हैं? मतलब जनता इनके विरुद्ध खड़ी होती देखिए है, जनता सिस्टम इन्हीं के विरुद्ध खड़ी होती है, आपको उठा के फेंक देती है, फिर डस्टबिन में होते हैं आप, फिर कोई आपको याद नहीं करता। एक सनसनी फैला दी थी आपने और कहा था कि 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की आपको पेशकश की गई, वो केवल सनसनी थी या वास्तव में? नहीं, मुझे पेशकश नहीं की गई, वो 2 मामले थे और शायद ये मेरे मुझसे उसी से नाराज हुए हैं, जिसमें एक में अंबानी था और एक और मामला था। उन दोनों में मुझे ये बताया गया वहाँ कश्मीर में, अब मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो अफसर थे उन्होंने ठीक है। कि साहब इनमें 150 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। दूसरे संघ के प्रचारक है राम माधव थे। राम माधव। और उसका मेरे पास सबूत ये है कि जिस दिन मैंने उसको कैंसिल किया, वो अगले दिन सुबह 7 बजे बिना नहाए धोए राजभवन आए और मुझसे कहा कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा कहने चिट्ठी चली गई, मैं कहा चली गई। तो मैं तो उसको नहीं बदलने वाला था, तो मैंने कहा भाई मुझे तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, पर मैं ये करूँगा नहीं। और अंबानी का कहा, साहब अंबानी का, मगर अंबानी अल्लाह नहीं आया थे, वो केस था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये इंश्योरेंस, अच्छा। इंश्योरेंस का माने जैसे अपने यहाँ हेल्थ वाला हाँ। कि उनको सरकारी हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी, जो 8,500 रुपये जिसका कटेगा सरकारी कर्मचारी का, रिटायर्ड का 20,000, रिटायर्ड को 20,000 देने पड़े। तो मैंने कहा जब हमें CGHS में एक ढेला भी नहीं देना पड़ता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये? और उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किए थे 5 या 6 अस्पताल, वो 3rd रेट अस्पताल थे, कोई बढ़िया अस्पताल भी नहीं था। मगर ये चीटिंग मैंने नहीं करने का, इसको तो मैंने उसको फाइल को मंगा के वापस और कैंसिल कर दिया। एक और था जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो पावर का था, उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी वो ये थी कि जो सरकार एक लेवल तय करती है कि इस तक हम देंगे, उससे भी 35% बढ़ा के दे रही थी सरकार। तो मुझे खुद चीफ सेक्रेटरी ने कहा साहब ये तो इरेगुलरिटी है, मैं कहा इसको मत करो साले, तो कैंसिल कर दिया उसको। तो मुझे लगता है कि अंबानी इसको आप हवाई जहाज में ले जाके और वो क्या बोलते हैं रफाल का काम दिलवाते हैं, हाँ। उसका कोई सौदा कैंसिल हो जाए तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं गया इनके यहाँ तीसरे दिन और मैंने कहा साहब ये 2 मामले थे, ये मैंने कैंसिल कर दिए, मैं नहीं करूँगा, अगर आपकी किसी में दिलचस्पी हो तो मुझे हटा दो किसी दूसरे। नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। ये कहा प्राइम मिनिस्टर? हाँ, मैं उनको इस बात की तारीफ करूँगा कि एपरेंटली उन्होंने मुझे कहा कि नहीं देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। उसके बाद प्रेशर कभी अंबानी के लोगों ने आपसे मिलने की कोशिश करी, संघ के लोगों ने आपसे कहा? आउट ऑफ रीच का था। अच्छा। कोई उनको नहीं मिलता था, ना मैं मिलता था। मेरे यहाँ दरवाज़ा खुला था राजभवन का, कोई भी किसी भी वक्त बिना टाइम लिए भी आता था, मिलता था, पर उस क्राउड का कोई मेरे यहाँ एंट्री नहीं थी। ठीक है, मुझे पता था कि जब मैंने किया है तो मेरा जो होगा मुझे अंदाज़ा था उसका, इसलिए मैंने बहुत सावधानी रखी। मतलब जो लाइन है कि देश अंबानी चलाते, उस लाइन से आपको भी लगता था कि देखिए साहब इस देश को कोई बड़े बड़े राजे महाराजा धिराज मुगलिया एम्पायर चली गई, इनकी तो कोई औकात नहीं है। तो टाइम थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और फिर पैसे वाले की तो कोई ताकत नहीं होती, उसे तो मामूली आदमी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सतपाल जी, तानाशाही बहुत रही, बहुत दौर रहा, लेकिन ये देश धार्मिक आधार पर जिस तरह खड़ा कर दिया गया है, हिंदू बनाम मुसलमान, सबसे खतरनाक चीज़ वही थी जिस तरह से इस देश में विभाजन किया है। हर चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम कर देते हो, हर मौके को आप हिंदू मुस्लिम कर देते हो, तो इससे तो आप समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको अभी CBI ने भी बुलाया था पूछताछ? CBI ने जिस दिन में रिटायर, अभी जो मेरे साथ के टर्म के लोग हैं उनमें कोई रिटायर नहीं हुआ पंडित। मुझे बिल्कुल 2 घंटे का भी टाइम नहीं था। जब मैं बुलंदशहर में बोल रहा था, मेरी मीटिंग थी 4 तारीख को, 3 तक का मेरा टर्म था, तो 3 की शाम को मेरा वो भेज दिया मेरे यहाँ जो चार्ज लेने वाला था, तो मैं तो बुलंदशहर में था।
वहाँ प्रचार भी किया इन भाई लोगों ने कि तो गवर्नर नहीं रहेंगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं रहेंगे तो हम ज़्यादा आएंगे, तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मेरे फ़ोन में भी है। तो जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म करके मेरे एक रिश्तेदार थे वहीं लखावटी में, उनके चाय पीने गया तो वहीं मुझे फ़ोन आया जम्मू से, तो सर हम आपको ऑफिस में तो बुला नहीं सकते, आप हमारा वो है गेस्ट हाउस इसमें अकबर रोड पे, वहाँ पर आ जाइए, कुछ आपसे बात करनी है। तो मैं गया तो इनका वो जॉइंट डायरेक्टर था, एक एसपी लेवल का था, दो IPS थे। तो मैं कहा बताओ भाई, कहने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ इसकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं जो आपने बात बोली थी। तो मैंने बता दिया, मैं कहा हाँ ऐसे ऐसे था, चर्चा थी सेक्रेटरीज में भी, सब जगह। मुझे डायरेक्टली जरूर किसी ने ऑफर नहीं किया, लेकिन आई वॉज स्मेलिंग इट, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर तुम जांच ही कर रहे हो तो लिखो, इसमें 4 लोग जो इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व हैं वो चारों प्रधानमंत्री के लोग थे। अंबानी था, ये राम माधव था, और मैं जब भी इनसे मिलने जाता था तो मुझे कहते थे हसीब द्राबी से मिले कि नहीं मिले आप। मैं उससे जानता नहीं था, मुझे पता था कि वो व्हीलर डीलर है वो, और उसने जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन रहा है, मिनिस्टर रहा है महबूबाबाद गवर्नमेंट में। तो एक दिन उसका फ़ोन आया तो मैंने बुला लिया, चाय वाय मंगवाई, बताइए तो वो दलाली का केस लिए हुए थे। मैंने कहा द्राबी साहब मेरे यहाँ नहीं होता है, आप बहुत पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री आपके बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, आप उनसे कोई दूसरा आ जाए, कोई मेरे तो 2 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, हो जाए कोई और कर देगा, मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने इन्हें जाके बताया कि वो आए थे मिलने, क्या हुआ, मतलब वो दलाली का काम ले रहा था पावर सेक्टर का। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, तो चुप हो गए। तो मैं कहा अगर आपको जांच करनी तो इन चारों की करो, और मुझे आप तब फ़ोन करना जब इनकी जांच कर लो। तो मुझे अभी तक तो कोई खबर नहीं। मुझे ये बड़ा हैरानी होती है सतपाल मलिक जी, मैं गवर्नर हाउस में जब कभी जाने का मौका मिला तो लगता है कि राजाओं का घर हुआ करता था, राजा राज राजाओं का घर होता है, जो इस तरह की सुविधाओं में रह लेता है, राजाओं की तरह रह लेता है, फिर वो संघर्ष के पथ पे आ जाता है और सत्ता पे सवाल करता है। ये सब सूझा क्यों आपको? आप इतनी आराम की ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार पाए? मेरी बनावट यही थी, मैं लोहिएट था, और शुरू दिन से सत्ता या सत्ता का सुख मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। लोहिया जी ने बिगाड़ा है आपको। एग्जैक्टली है ना? मेरे जो सोशलिस्ट ट्रेट्स हैं उन्होंने बिगाड़ा है। और किसानों वाले मुद्दे पे तो मैं बहुत आंदोलित हो गया, चूँकि किसानों के साथ इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। कुतिया भी मरती है तो ये कॉन्डोलेंस भेजते हैं, 700 किसान मर गए, इन्होंने एक शब्द नहीं, आज तक नहीं बोला। तब मुझे मजबूरन मैं इस्तीफ़ा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने गया, और मैंने उन्हें कहा साहब इनसे बात कर लीजिए, तो बोला चले जाएंगे सतपाल, नॉन सीरियसली लिया। मैंने कहा जाएंगे नहीं, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप ऐसे अपने प्रधानमंत्री को बोला था? मैंने यही कहा, मैं कहा आप इनको जानते नहीं है सिखों को, इनके गुरु ने अपने 4 बेटे मरवा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये जाट ये तो लाल किले पे चढ़ जाते थे 6ठे महीने। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके सलटाया जाता है। खैर उन्होंने उस वक्त नहीं मानी, बाद में माफ़ी मांग के कानून वापस किए। तब तो गले में अटक गए थे ना, किसान परेशान हो गए थे। अच्छा ये सतपाल जी, आप मानव स्वभाव को बहुत करीब से जानते हैं, नेताओं को मिलते रहते हैं, ये कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो किसी राजा को, किसी प्रधानमंत्री को इतना गुरूर में ले आती है कि 700 किसान मर जाएंगे हम तब भी बात नहीं करेंगे, कोई संवाद नहीं करेंगे? ये कौन सी चीज़ होती है? ये वही गुरूर बनावट होती है आदमी के। बेसिकली उस आदमी का जो ओछापन है, छोटापन है, वो उसको वो साइकोलॉजिकली वो बड़ा बन के दिखाने की कोशिश करता है, उसमें एरोगेंस आ जाती है, ये वही है। तो आपका तो इनका साथ लंबा रहा है, आप इतने लंबे समय तक रहे इनकी पार्टी, इनके साथ जब तक ये गुजरात में थे ये ठीक थे, दिल्ली आने के बाद ये खराब हो गए। लोहिया कहते थे दिल्ली नष्ट कर देती है आदमी, दिल्ली बिगाड़ देती है, यही बात मैं कहने वाला था। लेकिन आप तो दिल्ली में आके और बिगड़ गए, आप हर रोज हंगामा कर दे रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर दे रहे हैं। हमारी तो ये बनावट है, हम तो ये ना करें तो हम जी नहीं सकते। रोज परेशान करना है आपको? परेशान नहीं करना, हमें अपना मन की बात कहनी है, जो हो। मन की बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, कभी आपने सुनी है उनके मन की बात जो वो रेडियो पे बोलते हैं? मैंने अपने को कभी ये तकलीफ नहीं दी कि मैं उनकी मन की बात सुनूं। अच्छा, जब आप गवर्नर थे तो ये प्रोग्राम कराते हैं कि भाई मन की बात स्कूलों में सुनी जाएगी, कॉलेजों में सुनी जाएगी, तो जब गवर्नर थे आप तब भी तो आपको मन की बात सुननी पड़ती होगी? कोई मजबूरी नहीं थी मेरे ऊपर, मैं कभी नहीं मानता था, कि मुझे पता था नॉनसेंस बात करेंगे। अच्छा, ये
आप कई राज्यों में गवर्नर रहे और ये आपके तेवर जानते थे, तो इन्होंने पंगा क्यों लिया, गलती क्यों करी आपको गवर्नर बना के? इनको पता नहीं था कि आप नहीं, गलती नहीं की थी इनका। ये अगर ये गलत काम ना कर रहे होते और मैं उनको टोकता तो ये उस पर एक्ट करते तो इन्हें फ़ायदा होता। इन्होंने गलती ये की कि उसको अदरवाइज ले गए। ये किसानों वाले में अगर ये एक्ट करते तो इन्हें फ़ायदा होता किसान वर्गों में, लेकिन ये घमंड में वो कर गए रिएक्ट। वो लाइन मानी नहीं कि निंदक निहरे राखी आंगन कुटी छवा, है ना वो exactly. आलोचना करने वाले। अच्छा, ये गुरूर तो खैर आ जाता है, लेकिन इधर कन्वर्ट हो गए आप, कांग्रेस से मिल गए और राहुल गांधी के संग आपने बड़ी चाय पकौड़ी की बातें करी आप लोगों ने। कांग्रेस या कोई पार्टी में नहीं हूँ, ना जाऊँगा, ना कोई चुनाव लड़ूंगा। मैं राहुल गांधी एक डिसेंट लड़का है, लड़का क्या, अब तो नेता है अपनी पार्टी का। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे से पूछा कि हम और आप बातचीत करें और उसको रिकॉर्ड करा लूँ मैं तो, और आपको दिखा लूँ फिर तो उसको फिर मैं वो कर सकता हूँ, अपने उस पर चढ़ा सकता हूँ। मैं कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिसको मैं ऑन ना करूँ। तो टाइम तय हो गया, मैं उसके यहाँ गया, उसने बहुत अदब से पेश आए और फिर बातचीत हुई, बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी औपचारिकता के। तो राहुल गांधी ने फिर वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाया इंटरव्यू? हाँ, उनका आदमी अच्छा, आया, उनका आदमी आया रिकॉर्ड करके? आया, दिखाया, जो उसमें मुझे छटवाना था वो छटवाया। यानी एडिटिंग हुई है उसमें हाँ, भी? थोड़ी सी, जरा सी, मतलब आपकी तरफ से गड़बड़ हो गया था या उनकी तरफ से गड़बड़ हो गया? से ज़्यादा हो गया था कुछ। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया गया कि वो पप्पू है, वो सब फेल हो गया। वो यात्रा के बाद राहुल गांधी बहुत ऊंचाई पे चले गए। भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में जब पहुंचा है यात्रा के बाद, पूरा शहर पड़ती हुई बर्फ और ओलों में सारा शहर बाहर निकल आया था और इसने बिना छतरी के खड़ा होकर नंगे सर स्पीच की थी। तो इसमें कुछ है। अब आप में भी है। मैं अभी कश्मीर गया था अभी एक महीने पहले, वहाँ के लोग भी बहुत याद कर रहे थे। आजकल के गवर्नर हाउस के किस्से बता रहे थे कि क्या ठेकेदारी के काम आम गवर्नर हाउस में हो रहे हैं। आपके ज़माने में भी तो ठेकेदारी होती थी गवर्नर हाउस तो में? नज़दीक नहीं आ सकता था। वो अनिल अंबानी गए तो थे फाइल लेके? कोई नहीं आ सकता था। अनिल अंबानी की फाइल भी गई तो थी आपके पास? गई थी, मैंने तो खारिज कर दी थी। स्वागत है आपका। और जैसे मैं कह रहा था, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि कोई सिक्योरिटी नहीं। डर नहीं लगता आपको? डर क्या, जिसका होना होता है ऊपर वाला करता है। मिसेस गांधी तो इतनी सिक्योरिटी के बीच में मारी गई थी, मरना होगा तो कितनी सिक्योरिटी हो, लेकिन इनका इरादा यही है कि इसको कोई मार दे। कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। बाहर भी जाता हूँ मैं, मेरा महीने में 10 प्रोग्राम बाहर रहते हैं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मकान मिलता है वो जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड गवर्नर को, वो भी मुझे नहीं दिया है, सिक्योरिटी भी मुझे नहीं दी है। ये सब बदले की भावना से हो रहा है। बदला किस चीज़ का? केवल आप बदला बोलने का। आप बोले कैसे किसानों के लिए, आप बोले कैसे पुलवामा पे। सब बड़ा सवाल। इमरजेंसी से ज्यादा इस वक्त तानाशाही है देश में। सतपाल मलिक जी, अमित शाह जी ने कहा कि आप तब बोले जब आप कुर्सी से हट गए। आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप पब्लिसिटी लेने के लिए बोल रहे हैं, आप तब क्यों नहीं बोले? अमित जी को थोड़ा याद अपनी खुरचनी चाहिए। मैं तो उसी दिन बोला जिस दिन पुलवामा हुआ, सेम डे। बल्कि पीएम का जब मुझे फ़ोन आया उसके पहले तो मैं 2 चैनल को बता चुका था कि ये हमारी गलती से हुआ है। तभी मुझे कहा गया कि अब आप चुप रहिए। मैं लेकिन गवर्नर रहते हुए बोला, किसानों के मामले पे भी मैं गवर्नर रहते हुए बोला, हटने के बाद नहीं बोला। मलिक जी, आप गवर्नर थे, पुलवामा की घटना हुई, आप कितनी देर में वहाँ पहुँचे थे? क्योंकि आप मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप वहाँ गए थे घटनास्थल पर। अगले दिन गया था। अगले दिन गए थे? शाम को मुझे पता चला था और उसके अगले दिन वहाँ पहुँचे? उनका फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी गलती हुई, उसकी वजह से हुआ। तो उनका इस पे आप चुप रहिए। गलती आपने कहा कि गलती ये थी कि सीआरपीएफ को जहाज नहीं दिए। आसानी थी, अगर वो मेरे से मांग लेते, मैं लूप में नहीं था, अगर सीआरपी मेरे से मांगती होम मिनिस्ट्री के बजाय तो मैं दे देता। वो कह रहे हैं वो खत नहीं है कहीं पे भी, आप अपने मन से बोल रहे हैं ये खत। भास्कर की रिपोर्टिंग है, 4 महीने तक वो लेटर पड़ा रहा वहाँ। दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग है कि 4 महीने तक सीआरपी का रिक्वेस्ट का लेटर होम मिनिस्ट्री में पड़ा रहा। मलिक जी, आपका इनडायरेक्ट इशारा ये है कि पुलवामा होने दिया गया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता, पर मेरा इनडायरेक्ट इशारा ये है कि हमने अपनी फोर्सेस को इग्नोर किया, उनको मरने दिया।
क्या आभास था? अजीत डोभाल साहब क्या कर रहे थे, आईबी क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अब पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप गवर्नर थे, आपको तो पता होगा कि वहाँ इंटेलिजेंस क्या। वो इंटेलिजेंस इनपुट आते थे कि वहाँ तो बिना अदरवाइज भी वो जो स्ट्रेच है वहाँ तो जनरली टेररिस्ट घटनाएं होती हैं। उस सड़क पर, जिस सड़क पर सीआरपीएफ का ये काफिला जा रहा था, उस सड़क पर इतने किलो आरडीएक्स कहाँ से आ सकता है? ये तो बिना पाकिस्तान के अरेंज नहीं हो सकता है। था तो ये पार से ही आया था, लेकिन वो तो सुनते 10 दिन से लिए घूम रहा था लड़का उस गाड़ी में। और दिलचस्प बात ये थी, जब मैं बाद में गया मैंने देखा कि उस सड़क के उस स्ट्रेच पे 10 सड़क इधर और 10 लिंक रोड इधर से मिलती हैं, एक भी मैन नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं खड़ी की गई थी कि भाई अभी ट्रैफिक जा रहा है सीआरपी का, आप मत जाओ। जबकि नियम है कि जब तक फोर्सेस गुजरती हैं तब तक कोई ट्रैफिक नहीं जाता है। तो ये नियमों की अनदेखी जानबूझ के की गई थी या फिर ये हो गया? अब इसको ईश्वर ही ज़्यादा अच्छा जानता, मैं तो इसमें कुछ अपनी तरफ से कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये बिल्कुल असफलता थी सरकार की। अभी कंगना रनौत जी जो सांसद हैं मंडी से, उन्होंने एक बयान दिया और कहा है कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे तो वहां पर रेप किए जा रहे थे, वहां लाशें पड़ी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, लेकिन कंगना रनौत एक सांसद का इस तरह किसान आंदोलन पे बयान देना, ये क्यों दिया गया होगा? क्या संदर्भ होगा? क्या आपने कभी सुना कि किसान आंदोलन में कभी बलात्कार हो गया? वहां तो किसान इतने अनुशासित थे, इतने अच्छे थे, ऐसा बयान क्यों दिया गया? असल में वो कंगना रनौत राजनीति में नाबालिग है और बड़ी शर्म की बात है उस पार्टी के लिए जिसने उसको ऑन कर रखा है। किसानों का आंदोलन जैसा यहाँ हुआ ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। उसमें 700 लोग मर गए, लेकिन एक चिड़िया को पत्थर नहीं मारा गया। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, कोई अनैतिक काम नहीं हुआ। उसके बारे में ऐसा कहना नासमझी का ही नहीं, शरारत का काम है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, तुम सारी दुनिया को उपदेश देते हो, तुम्हारे अंदर बैठी हुई एक लड़की इतने बड़े आंदोलन को बदनाम करती है, उसके खिलाफ एक्शन होना, माफी से नहीं छूटेगा, इसको पार्टी से निकालना चाहिए। सतपाल मलिक जी, किसानों के लिए जो कहा कंगना रनौत ने, उससे पहले भी कंगना रनौत जी बहुत अपना ज्ञान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो 2014 में मिली। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। हम ये जानना चाहते हैं, जो हाउस है, जो लोकसभा है, वहाँ पे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कानून बनते हैं। हमारे जीवन का एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। वहाँ पे जो आदमी जाए उसको बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। एक ऐसी ऐसी अभिनेत्री जिसका मानसिक ज्ञान इतना है कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस से आजादी 2014 को मिली, ऐसी महिला को सदन में भेजने का निर्णय आखिर मोदी जी ने और बीजेपी ने क्यों लिया होगा? अब वही बता सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत नासमझी का निर्णय था और इससे उन्होंने सदन की गरिमा गिराई, राजनीति की गरिमा गिराई है। और जितना जल्दी हो कंगना रनौत से छुटकारा पाना चाहिए। माफी से काम नहीं बनेगा, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। तीर चलाया था राम माधव पे, उसके चक्कर में राम माधव का बहुत साल वनवास हुआ है, लेकिन फिर अचानक राम माधव प्रकट हुए हैं, कश्मीर में प्रकट हुए हैं। दर्शकों को जरा मैं वो घटना पहले जानना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक भूल गए होंगे। मुझे प्लीज वो घटना बताइए, जब आप गवर्नर थे, कौन सी फाइल थी जिसपे 300 करोड़ रुपए आपको दिए जाने की बात थी, और राम माधव की उसमें क्या भूमिका थी? दो केसेस थे। एक था इंश्योरेंस का जिसमें इन्वॉल्व थे ये अंबानी। अपने अंबानी और राम माधव उसी के सिलसिले में मुझे मिलने आए थे। और जी। दूसरा था उसका एक डैम का था, उसका राम माधव से ताल्लुक नहीं था, लेकिन अंबानी वाले से उसका ताल्लुक था। वो मेरे यहाँ सुबह सुबह 7 बजे बिना नहाए धोए आए और बोले कि ये कैंसिल कर दिया। कि मैं कहा कैंसिल कर दिया? कहने चिट्ठी चली गई। मैं कभी पूछता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, हालांकि मुझे पता था कि चली गई होगी, रात को ही मैंने कह दिया था उनको। तो पूछा कि चिट्ठी, उसने कहा जी चिट्ठी तो रात में ही चली गई। तो मैंने इसे बताया कि चिट्ठी चली गई है। तो ये चुपचाप चाय पी के चले गए। उसके बाद इन्होंने मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला, न डाल सकते थे, मुझे ये जानते थे, लेकिन उसमें ये इन्वॉल्व थे। उसमें 150 करोड़ की रिश्वत फिक्स थी, जो सेक्रेटरीज ने मुझे बताई कि आप इसको कर दोगे तो 150 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। सतपाल मलिक जी, आप चौंके नहीं?
मिनट, मैंने इस घटना के 1 हफ्ते बाद ही मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने आया। चूंकि अंबानी का मामला था इसलिए मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे था, मैंने कैंसिल कर दिया है। आपकी अगर किसी में दिलचस्पी हो तो मुझे हटा के किसी दूसरे आदमी से करा लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा। फिर मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके बाद सीबीआई जांच होती है, आप पे पूछताछ हो जाती है। क्या राम माधव से पूछताछ हुई, आपकी जानकारी में आया? आज तक नहीं हुई, ना राम माधव से हुई, ना उनसे हुई जिन पे मैंने चार्ज लगाया था। मेरी उल्टा हो गई, मेरे गांव तक गई सीधी। ये आपके ऐसा तो गांव कभी नहीं हुआ कि जो शिकायत करने वाला है उसी की जांच आप करा दो। क्या लगता है सतपाल मलिक जी, पूरा जीवन आपका आंदोलनों में, संघर्षों में बीता है। अब भारत का लोकतंत्र यहाँ तक आ गया है कि अगर गवर्नर के स्तर का कोई आदमी करप्शन की शिकायत करेगा तो उल्टी उसकी जांच हो जाएगी। लोकतंत्र का ये स्वरूप देखने को मिलेगा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जांच की, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मुझे मकान नहीं दिया, और आज भी सिर्फ एक सिक्योरिटी, एक गनमैन है मेरे पास। जबकि मुझे खतरा है, मैंने 370 हटाई थी, मेरे दस्तखत से हटी थी। मुझे पाकिस्तानियों से भी खतरा है और जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट से भी खतरा है, लेकिन कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रखी। और ये चाहते हैं कि मैं इसके लिए दांत निकालूं इनके सामने, वो मैं कभी नहीं करूंगा। आप जब गवर्नर थे 370 हटाई जानी है, ये बात आपको कितने दिन पहले पता चली थी? ये मुझे पहले दिन से पता थी हटाई जानी, पर कब हटाई जानी ये नहीं पता था। ये तो घोषणा पत्र में था बीजेपी के। आपको जब हटाए जाने का आदेश मिला था कि आपको इस तरह का प्रस्ताव बनाना है, वो कितने दिन पहले मिला था? एक ही दिन पहले। सुना आपने, ये थे सत्यपाल मलिक। मेरा दिल बहुत कई बार भारी हुआ। मुझे लगा कि कितना अद्भुत आदमी था। जब मैं इनके घर पे गया तो कोई सिक्योरिटी नहीं, 1 या 2 सिपाही, जिसकी कलम से 370 हटी हो। कोई और गवर्नर होता जो साहब की चाकरी कर रहा होता तो पूरे ब्लैक कैट कमांडो उसके घर के बाहर खड़े होते। लेकिन चूंकि इसे सत्ता से सवाल किए तो सिर्फ 1-2 सिपाही, छोटा सा टूटा सा मकान, उसमें सतपाल मलिक रहते रहते दुनिया से चले गए। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।